नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करेंगे बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखेंगे और फिर आप जो भी राय बनाना चाहें आप बना सकते हैं। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और ऐसे में आज ब्रिटेन ने बाजी मार ली। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन विश्व की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है और अब अगले हफ्ते से ब्रिटेन में लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। लेकिन टीकाकरण को लेकर भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं, आज की बहस में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा किया, देश शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए। टेस्ट में भारत काफी ऊपर है। Then we may not have to vaccinate the entire population. ब्रिटेन में 60,000 लोगों की मौत कोरोना से हुई है और अब आखिर एक अच्छी खबर सुनाई पड़ रही है, लेकिन कई सवाल अभी भी जुड़े हैं, न सिर्फ ब्रिटेन के संदर्भ में बल्कि भारत के संदर्भ में भी। आइए नजर डालते हैं हमारे आज के बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पर। आज हम बात करेंगे कि जो पहली कोरोना की वैक्सीन आई है उसको लेकर आगे क्या चुनौतियां होंगी। इसके अलावा क्या सुरक्षा, गति, प्रभाव का क्या सही तालमेल बैठा है। भारत में कितने लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, क्या वाकई में कोरोना मरीजों को लगेगा टीका, यह भी एक बड़ा सवाल है। स्टोरेज, वितरण, टीकाकरण को लेकर भी क्या चुनौतियां रहेंगी और जो सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी सुरक्षित रहेगी कोरोना की वैक्सीन। यही सबके मन में इस समय एक ही सवाल है कि जो भी वैक्सीन आ रही है, चाहे वो आज ब्रिटेन में हो, चाहे वो आज भारत की वैक्सीन की हम बात करें, तो कितनी महफूज हैं, कितनी सुरक्षित रहेंगी ये वैक्सीन। आज के मेहमानों से आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि पूर्व निदेशक रह चुके हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, एक बहुत ही रेप्यूटेड और जाने माने डॉक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरनजीत चैटर्जी, सीनियर फिजिशियन हैं अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली में। डॉक्टर चैटर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो MD और CEO नाइट क्लिनिक के हैं और काफी महीनों से जद्दोजहद इनकी चल रही है जो कोरोना के मरीज हैं उनको लेकर। कौशल कांत को आप हर टीवी चैनल और बड़े प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो कौशल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज की चर्चा मैं शुरू करूंगी डॉक्टर चैटर्जी से। डॉक्टर चैटर्जी, ये जो फाइजर और बायोएनटेक की जो कोरोना की वैक्सीन आई है, 10 महीने का सफर इस वैक्सीन ने तय किया है, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू रियलिटी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, हम एफिकेसी की बात करते हैं कि 90% एफिकेसी है, 95% एफिकेसी है, लेकिन आज भारत में बैठा जो इंसान है, अगर वो ये फाइजर की जो एक वैक्सीन को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, वो कितनी महफूज है। जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज यहाँ हाल के दिनों में दिखने को मिली हैं, क्या हम ये मान के चलें कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होगी? और जो एक और सवाल है कि स्पीड, एफिकेसी और जो हम गति की बात करते हैं कि कितनी तेजी से और कितनी जल्दी ये वैक्सीन आई है, क्या वाकई में इन चीजों का तालमेल बैठ पाया है? डॉक्टर चैटर्जी। डॉक्टर मिश्रा से बात करते हैं इस पे। मेरे ख्याल से डॉक्टर चैटर्जी का कनेक्शन डाउन हो गया था। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फाइजर की वैक्सीन है, क्या वाकई में जो सुरक्षा, गति और प्रभाव की हम बात करते हैं, क्या इसका तालमेल ठीक से बैठा है? आज भारत में बैठा जो मरीज है या जो कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, उसके लिए आज की जो ये वैक्सीन आई है ब्रिटेन में, उसके क्या मायने हैं? डॉक्टर मिश्रा। आप किससे, मेरे से पूछ रहे हैं या डॉक्टर के मिश्रा से पूछ? डॉक्टर MC मिश्रा से पूछ रही हूँ। ओके। अच्छा, देखिए ऐसा है, पहले तो आपका जो ओपनिंग था कि ब्रिटेन ने बाजी मार ली, मैं नहीं एग्री करता उससे। अच्छा। न तो ब्रिटेन ने ये वैक्सीन बनाई है और ना वहां पे ट्रायल हुए इस वैक्सीन के, लेकिन उन्होंने फिर भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन इसका दे दिया। मैं नहीं समझता ये कोई सही तरीका है। उनकी वैक्सीन अपनी ऑक्सफोर्ड वाली है, उनको उस पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने एक दूसरी वैक्सीन जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है उसको उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है जी। तो ये अपने में सवाल उठाता है ये। बट एनीवे अब उन्होंने दे दिया है और जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं फाइजर और बायोनटेक वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये जो प्राइमरी एफिकेसी एंड पॉइंट्स थे हमने वो अचीव कर लिए फेज 3 ट्रायल के। फेज 3 ट्रायल अभी जारी रहेगा 2 साल और इसमें उनको 95% इफेक्टिविटी मिली है बिगिनिंग 28 डेज आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। और तो उसको तो हम विश्वास करेंगे क्योंकि ऐसे कोई बाजार में नहीं उतारेगा कोई भी वैक्सीन बिना सेफ्टी के बिना एफिकेसी के, तो उसमें हमें कोई शक शुबा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां अगर इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूके ने दिया है तो उसको स्टडी करके ही दिया होगा रिजल्ट्स को। हालांकि यूएस एफडीए ने अभी इसको क्लियरेंस नहीं दी है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि यूएस एफडीए ने इसको क्लियरेंस नहीं लिया है। डॉक्टर कौशल आपके पास आऊंगी, जो फाइजर की वैक्सीन है जिसका टीकाकरण या मास वैक्सीनेशन अगर मैं कहूं कि अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा ब्रिटेन में, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या एक ये बड़ी उपलब्धि है आज विश्व में कोरोना की जो पूरी बैटल है उसके अगेंस्ट? नीलू देखिए, अगर जैसा दिख रहा है इस समय कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो उसमें अगर जो भी एक ये रे ऑफ होप कहें या ये कहें कि फर्स्ट, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना कि ये फेल हो रहेगा, तो इसलिए अगर ये वैक्सीन आई है 95% सक्सेस रेट बताया गया है तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको डाउट करने का कि क्यों कि ये फायदा करेगी या नहीं करेगी जी। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि हम कब वैक्सीन को अपने देश में लाते हैं या कब हम स्टेज 3 ट्रायल का डेटा का स्टडी करते हैं, उससे कन्विंस होते हैं नहीं कन्विंस होते हैं, इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं जी, तो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ज्यादा है ना कि साइंटिफिक डिसीजन। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज अगर फाइजर आया है और आज से 4 दिन बाद कोई दूसरा आएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि सारे लोगों ने अपने ट्रायल के स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के जो ड्यूरेशन को कट शॉर्ट किया है जी। एग्जैक्टली आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला डॉक्टर कौशल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला कि जितने भी जो ट्रायल्स हुए हैं उनका जो एक कटिंग कॉर्नर्स एक इंग्लिश में फ्रेज होता है वो सबको लग रहा है कि पीपल हैव कट कॉर्नर्स, जल्दबाजी में किया गया। और फाइजर की जो ये वैक्सीन है, डॉक्टर चैटर्जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर चैटर्जी 10 महीने की यात्रा फाइजर की वैक्सीन ने तय की है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू रियलिटी, और लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि जो स्पीड है, उसकी एफिकेसी है, उसका प्रभाव है, कहीं ना कहीं उसका तालमेल क्या सही बैठा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन है फाइजर की जो आज वैक्सीन आई है उसको लेकर? देखिए, इस बार तो ये जितने भी वैक्सीन इस बार बने हैं और ये जितने भी अंडर मैन्युफैक्चरिंग है और जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, इसमें तो काफी जल्दीबाजी हुई है सभी चीजों में। बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया गया सभी को, बिकॉज ये पूरी दुनिया एक पैंडेमिक के चपेट में है। तो इसलिए डेफिनेटली इसमें कट कॉर्नर्स हुई है जैसे आप बोल रही थी, बट ऑब्वियसली जो मेडिकल साइंस है वो कहीं भी इतना कट कॉर्नर नहीं करता है कि ये रिस्की हो जाए किसी पॉपुलेशन के लिए। तो मेरी आशा यही है कि ये रीजनेबली सेफ होगा और एफिकेसी भी अच्छी खासी होगी। बट अगले कुछ महीने या अगले कुछ साल हमको ये बताएंगे कि हम लोग ने कितना सही काम किया। पर मेरा अंदाजा यही है कि ये रीजनेबली एफिकेशियस होना चाहिए एंड रीजनेबली सेफ भी होना चाहिए। ओके, डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी कि जिस तरीके से अब मैस वैक्सीनेशंस शुरू होंगे अगले हफ्ते से, भारत के लिए क्या लर्निंग लेसन्स हो सकते हैं? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फाइजर की ये वैक्सीन भारत आएगी तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, इसलिए हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि विश्व की पहली वैक्सीन का टीकाकरण उसका शुरू हो गया है। लेकिन भारत के लिए बहुत खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में ये वैक्सीन जल्दी आ ही नहीं सकती है। आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, हमारे लिए तो जो हमारी ये कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बना के रखी हुई है, हमें उस पर भरोसा है। और वो जैसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे DCGI में विद इन 2 वीक्स, और अगर DCGI कन्विंस्ड होगा कि हाँ ये जो डेटा इन्होंने दिया है ये ठीक है और उसको अगर ऑथराइजेशन मिल जाता है फेज 3 ट्रायल के साथ साथ मैस वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशंस को, तो हम उस पर ज्यादा निर्भर करेंगे।
क्योंकि फाइजर की वैक्सीन के वैसे भी काफी ड्रॉबैक्स हैं कि एक तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस उसका एक बहुत बड़ा इश्यू है जो हमारे देश में काफी दिक्कत पैदा करेगा जी। और वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी दिक्कत पैदा करेगा। और फिर ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, पहली बार ये प्लेटफॉर्म्स यूज हुए हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन अगर ट्रायल्स में सेफ पाई गई है, इफेक्टिविटी उनको मिली है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक इश्यू है कि हम ये नहीं कर सकते कि एक डोज हम किसी और वैक्सीन की दें, एक डोज किसी और वैक्सीन की दें जी। तो आई थिंक हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ही सोचना है ज्यादातर। फिर इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, चाहे ये अच्छी भी हो, काम भी करे, लेकिन कई बार चीज हमारी रीच के बाहर होती है। अगर महंगी है तो नेचुरली हम उसको नहीं प्रिफर करेंगे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि भाई बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो एक्सीडेंट होने पे शायद आपकी जान भी बचाएं, लेकिन अगर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। और ये खुली बात है, इसमें कोई कहने सुनने की कोई बात है नहीं जाते। डॉक्टर चैटर्जी, अभी डॉक्टर एमसी मिश्रा ने मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी की बात कही, क्या है ये टेक्नोलॉजी आपसे समझना चाहते हैं, कॉमन मैन कैसे इसको समझे कि व्हाट इज दिस मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी जिस आधार पर ये फाइजर की वैक्सीन बनी है, इसको कैसे समझा जाए, क्या है ये टेक्नोलॉजी? डॉक्टर चैटर्जी से लगता है कि जी डॉक्टर चैटर्जी बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, ये सवाल मैं सोच रही हूँ डॉक्टर कौशल से पूछते हैं। डॉक्टर कौशल, ये जो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी की जो बात कही जा रही है कि ये इसका आधार है फाइजर वैक्सीन का, तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे समझें, क्या है ये टेक्नोलॉजी? देखिए, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें डीएनए होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो प्राइमरी कोड होता है, वहां से मैसेंजर आरएनए बनता है। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स हैं, हर प्रोटीन के लिए एक अलग कोडिंग होती है और एक अलग मैसेंजर आरएनए होता है, और वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसमें इस पर्टिकुलर फाइजर वैक्सीन में जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जिसके थ्रू ये ह्यूमन सेल्स में अटैच करता है, तो वो जो स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाले मैसेंजर आरएनए को लिया गया है जी, और उसको रेप्लिकेट करा करके उस स्पाइक प्रोटीन को तैयार किया गया है और उसके अगेंस्ट तो ये है पर्टिकुलर एमआरएनए टेक्नोलॉजी, मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी। इसके पहले क्या होता था, जैसे जो कोविशील्ड बन रही है, इसमें हम पूरे वायरस को डेड करते हैं, एटीन्यूएट करते हैं, यानी कि उसकी रोग पैदा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसकी इम्यूनोजेनेसिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसको प्रोटेक्ट करती है जब नेचुरल वायरस आता है। एक तीसरी टेक्नोलॉजी होती है जी, जिसमें हम डीएनए को एक वेक्टर के थ्रू देते हैं और उससे इम्यूनिटी पैदा करते हैं। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है। एमआरएनए पहली बार यूज हो रही है और इसका जो एडेड एडवांटेज जो बताया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा जी, वो ये कह रहे हैं कि इससे चांसेस ऑफ एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी कम है, क्योंकि ये टारगेटेड है ओनली टू द स्पाइक प्रोटीन। नहीं तो जो डॉक्टर चैटर्जी मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर चैटर्जी, हम एमआरएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी यूज हुई है फाइजर की इस वैक्सीन में, तो ये कितनी एफिकेशियस रहेगी? जैसा अभी डॉक्टर कौशल कह रहे थे कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो फास्ट डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जो टेक्नोलॉजी है ये कारण है कि ये वैक्सीन सिर्फ 10 महीने में इस वैक्सीन ने अपनी यात्रा तय कर ली? इज इट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दे हैव यूज्ड? देखिए, ये पहली बार इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं वैक्सीन बनाने में। ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी है ये नई है और इसने जरूर हेल्प किया होगा इसको फास्ट ट्रैक करने में, और इसके जो इसीलिए जो इन्होंने प्रूव भी किया कि इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं और एफिकेसी काफी ज्यादा है। 95% एफिकेसी किसी भी वैक्सीन के लिए काफी ज्यादा मानी जाती है। नॉर्मली जो हमारे पुराने वैक्सीन थे, मोस्टली उनकी एफिकेसी was 60 to 70% मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स का, जिसको कि 60 to 70% भी अगर एफिकेसी होती थी उसको भी अच्छा माना जाता था। इसका दे आर क्लेमिंग इट टू बी 95%। ऑब्वियसली इसकी जो बिकॉज एक नई टेक्निक यूज हुई है, इसमें सेफ्टी प्रोफाइल भी वो लोग बोल रहे हैं अच्छा है, तो इन सब को सोच के ही ये सब फास्ट ट्रैक हुआ होगा, यही हमारी विश्वास है। ओके,
डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कोल्ड चेन्स की, कि भारत में एक बड़ी चुनौती है। अभी तो हमने फाइजर वैक्सीन की बात की, लेकिन अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। कल से जो एक खबर बार बार लोग पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस चीज का वायदा नहीं किया था कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसको इनॉक्युलेट किया जाएगा, यानी कि देश के हर व्यक्ति को टीका लगेगा, इसका इंश्योरेंस सरकार की तरफ से नहीं आया है अभी तक। और उसके बाद जो डीजी आईसीएमआर है बलराम भार्गव, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारे लिए एक क्रिटिकल मास को इनॉक्युलेट करना ज्यादा जरूरी है। तो इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि जब से ये स्टेटमेंट आया है उसके बाद ये लग रहा है कि वैक्सीन किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी। तो ये कैसा डिबेट है? क्या ये पूरा डिबेट अभी कोई एक नई दिशा में जा रहा है? कैसे समझे इसे? हाँ, ये नहीं, कोई नई दिशा में नहीं जा रहा है ये। देखिए, ऐसा होता है, जो आपको याद होगा कि जनवरी में जब कोविड पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी और जब यूरोप में और यूके में जब ये इन्फेक्शन पहुंचा, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कमेंट किया था कि लेट अस वेट फॉर हर्ड इम्यूनिटी टू बिल्ड अप। वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ और उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। ही हिमसेल्फ वाज कोविड पॉजिटिव एंड वो आईसीयू में भी रहना पड़ा 1-2 दिन उनको। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी कोई इम्यूनिटी नहीं होती है। अगर 60 से 70% आबादी किसी एक ज्योग्राफिक एरिया की इन्फेक्शन अगर उसको हो जाता है कोविड वायरस से या किसी भी वायरस से, मीजल्स का ले लो, चिकन पॉक्स का ले लो, रुबेला का ले लो, कोई भी ले लो जी, तो 60 से 70% लोगों को होने का मतलब है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इम्यूनिटी बिल्ड हो गई। उनको अब इन्फेक्शन नहीं होगा, वो वायरस उनमें जाएगा भी तो इन्फेक्शन पैदा नहीं कर पाएगा, बहुत रेयर होगा, किसी की इम्यूनिटी बहुत ही कम होगी तो उसको ही होगा। तो वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन श्रृंखला को उसको तोड़ने के लिए वो काफी है 60 से 70%। नहीं, लेकिन तो जो डॉक्टर बलराम भार्गव और जो डॉक्टर मिस्टर राजेश भूषण जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि आप ढूंढ के 130 करोड़ सबको जाके इनॉकुलेट करेंगे, ये संभव भी नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो इसमें जैसे अर्बन एरियाज में कोविड का प्रकोप ज्यादा है, तो और फिर आपके हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनमें मोर्टेलिटी ज्यादा है, नहीं, लेकिन फिर आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, आपने बोला कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको सरकार ने भी बोला है कि उनको पहले इनॉक्युलेट किया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन पहले होगा। लेकिन डॉक्टर चैटर्जी, मेरा आपसे सवाल है कि जब डॉक्टर बलराम भार्गव इस बात को कहते हैं कि वी नीड टू इनॉक्युलेट अ क्रिटिकल मास ऑफ पीपल, तो हम इसको कैसे समझें कि जो ये क्रिटिकल मास है या क्रिटिकल जनसंख्या है, ये कौन सी है, कितनी है? इसको कैसे समझा जाए कि आपकी जो 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने लोगों को इनॉक्युलेट किया जाएगा? इसकी प्रायोरिटी कैसे सेट की जाएगी? यही चीज प्रोफेसर मिश्रा बोल रहे थे कि एक क्रिटिकल मास हो जिससे कि 60 से 70% अगर लोगों को आपने वैक्सीनेट कर दिया तो वो उनमें एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और सपोज अगर इसी वायरस में सपोज अगर मेरे को वैक्सीन दिया गया एंड मेरे में इम्यूनिटी पैदा हो गई, और क्या होता है कोई भी आदमी जो कि मेरे कांटेक्ट में आएगा जिसको कि कोविड है, उसने मेरे को सपोजली इन्फेक्शन दिया, तो आई विल नॉट बी ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन, मैं किसी को दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी इम्यून है। तो इसमें अगर 60 से 70% लोग ऐसे अगर इम्यून हो जाते हैं एक पॉपुलेशन में, तो ये जो साइकिल है, ये जो ट्रांसमिशन साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है। वही एकदम कंसेप्ट है जो प्रोफेसर मिश्रा बोल रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है ऐसा ही कंसेप्ट है। तो आप हर एक को आप इम्यूनाइज नहीं कर सकते गिन के, तो 60 to 70% जो होता है उसमें उसको आप अगर इम्यूनाइज कर दें तो ये साइकिल जरूर ब्रेक हो जाती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 60 to 70% अगर पॉपुलेशन को हम इनॉक्युलेट करेंगे तो शायद हम जो ट्रांसमिशन का जो साइकिल है उसको हम तोड़ सकते हैं। मैं दर्शकों के लिए प्ले आउट करना चाहूंगी राजेश भूषण और डॉक्टर बलराम भार्गव ने कल एग्जैक्टली क्या बोला था, और उसके बाद में डॉक्टर कौशल के पास आऊंगी सवाल लेकर। आइए सुनते हैं कि क्या बोला है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने और डॉक्टर बलराम भार्गव ने। 29 नवंबर तक प्रतिदिन टेस्ट में भारत काफ़ी ऊपर है। रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से तो बहुत अधिक आगे है।
अमेरिका के साथ कभी भारत में प्रतिदिन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कभी अमेरिका में होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में प्रतिदिन 1 लाख नए केस या एक दिन तो 2 लाख नए केस भी आए एक दिन में, जबकि हमारे यहाँ ये जो रेंज है प्रतिदिन नए केसेस की, ये 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। इससे भी टेस्ट्स की संख्या पर असर पड़ता है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक कैसे जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है देश भर में वो घटा है। Question would depend on the efficacy of the vaccine, number one, and obviously there is a range. Someone, it may be effective 60% in someone, 70% in someone else. So efficacy is one issue. The second issue is that our purpose is to break the virus, chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. That is one point. The second point is the role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective and should continue to be used so as to help in breaking the chain of viral transmission. तो आपने सुना डॉक्टर बलराम भार्गव ने क्या कहा कि अगर टीकाकरण हो जाएगा उसके बावजूद आपको मास्क पहन कर रखना पड़ेगा। डॉक्टर कौशल, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, डॉक्टर चैटर्जी और डॉक्टर एमसी मिश्रा ने बात की। अभी तो अपने भारत देश में यही क्लियर नहीं है कि हम हर्ड इम्यूनिटी हमारे देश में हुई है या नहीं हुई है। और दूसरा जो एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं कि शुरू से एक इंप्रेशन, अब वो मिसकंसेप्शन है, आप उसे किस चीज का नाम दें मुझे नहीं पता, आप शायद ज्यादा बेहतर इसको समझा पाएंगे कि ये क्या मिसकंसेप्शन था लोगों का कि अगर टीका आ जाएगा तो हर एक व्यक्ति को लगेगा, और अचानक से जब डॉक्टर मिस्टर राजेश भूषण का जब ये स्टेटमेंट आया है तो सब लोग ये बात कर रहे हैं कि अरे भाई कौन छूटेगा और किसको टीका लगेगा। तो ये क्या ये मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, या वाकई में ऐसा ही होता है किसी भी मास वैक्सीनेशन में? नीलू, कभी भी मास वैक्सीनेशन में, जैसे आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है। पोलियो एक 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है और सालों से चला जा रहा है। उसके बाद भी हम वायरस के ट्रांसमिशन को कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए मॉप अप प्रोग्राम चलाते हैं, कैचअप प्रोग्राम चलाते हैं, जबकि इतने साल बीत गए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ पॉपुलेशन छूट जाती है। लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर कोविड के केस में क्या है, चूंकि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए इसमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन का ब्रेक होना ज्यादा जरूरी है। ये लोगों का मिसकंसेप्शन ज्यादा है कि जो लोग छूट जाएंगे उनको कोरोना हो जाएगा। जब ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगी तो जैसे मेजॉरिटी, दोनों डॉक्टर्स ने जो मेरे पहले बताया है कि हर्ड इम्यूनिटी जब आ जाएगी तो मेजॉरिटी लोग अपने आप इससे बच जाएंगे। और कोरोना के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि आपने जो पहला सवाल पूछा था कि किसको नहीं दिया जाएगा, आप अगर इसको देखें तो एक तो जो चाइल्ड एज ग्रुप है, यानी कि 18 साल से कम के बच्चे, उनमें कोई मॉर्टिलिटी नहीं देखी गई है। इवन 0.0001% से कम मॉर्टिलिटी है, वो भी एक्सेप्शनल है। जो यंग एज है, यानी कि जिसकी उम्र 40 साल से कम है, विदाउट डायबिटीज, विदाउट एनी अदर डिजीज, यानी जिसमें कोमार्बिडिटीज नहीं है, वो बिल्कुल सेफ पॉपुलेशन है। उसमें भी मॉर्टिलिटी लेस देन 1% है जी। नहीं, लेकिन जो मेजर मॉर्टिलिटी है, वो 60 साल से लेके 70 साल और 70 साल से लेके 80 से 85 साल के बीच में है। ओके, इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनमें मॉर्टिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये आप जो सेफ एज ग्रुप्स हैं, आपने सेफ एज ग्रुप की बात की, लेकिन डॉक्टर चैटर्जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूं कि कल से जब ये स्टेटमेंट आया है तो ये भी डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक स्टेटमेंट में अपने बोला था कि अभी इस पर मंथन चल रहा है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है क्या उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और दूसरा ये सवाल है कि जिन लोगों की बॉडीज में एंटीजेंस बन गए हैं या एंटीबॉडीज बन गई हैं, क्या उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये किस तरीके का डिबेट है डॉक्टर चैटर्जी?
अभी तक यही सोचा जा रहा है कि ये जो एंटीबॉडी जो है, ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होते हैं, ये रियली प्रोटेक्टिव अभी हैं कि नहीं है, इस पर अभी तक इसका आंसर अभी तक नहीं मिला। इसीलिए बलराम मिश्रा ने यही चीज उठाई कि अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं आई है कि जो लोग को ऑलरेडी कोविड हो चुका है, उनमें जो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज बनी है, आर दे गोइंग टू प्रोटेक्ट, हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं। तो ये सवाल का आंसर जैसे आएगा तो उसी के बाद इसकी बात की जाएगी, क्योंकि इस पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली क्लैरिटी नहीं आई है। ये बीमारी नहीं है और इस पर अभी तक क्लैरिटी थोड़े दिनों में आ जाएगी। पर हाँ, जैसे डॉक्टर कौशल कांत बोल रहे थे, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है, जैसे 65 ईयर से ऊपर या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको तो प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी ओवर एंड अबव अदर पीपल। ओके, डॉक्टर एमसी मिश्रा, लेकिन बार बार जो ये बातें कही जा रही हैं कि किसको छोड़ेंगे किसको लगाएंगे, और काफी टीकाकरण का राजनीतिकरण भी हुआ है इसका। बिहार के चुनाव में हमने देखा कि फ्री वैक्सीन्स को प्रॉमिस किया गया था और एक बार फिर से उसी की बात हो रही है। कल भी कुछ आलोचनाएं इस तरीके की हुई थी कि अब किसको वैक्सीन देंगे किसको नहीं देंगे। तो ये अगर हम मेडिकल एथिक्स की बात करें तो क्या आप इसको एथिक्स से जोड़ेंगे कहीं ना कहीं, या ये वाकई में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा कि कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए वैक्सीनेशन? देखिए, अगर पैंडेमिक वैसे ही खत्म होने लगेगा तो बहुत सारे लोग तो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं। ठीक है, और जो अब पैंडेमिक उसी दिशा में जा रहा है अभी। और आप ये देखिए कि जिसको हो चुका है अभी, कम से कम आप मानिए 80 लाख लोगों को तो डॉक्यूमेंटेड है जो रिकवर कर गए हैं भारत में। जितने भी लोगों को संक्रमण हुआ है उसमें 94 लाख लोगों को तो हो चुका है, 94 लाख लोगों को तो हो चुका है। हाँ, तो उसमें से 90% रिकवर कर गए। उनमें जो रिकवर कर गए कितने वापस आए री इन्फेक्शन के साथ, ये देखा जाएगा अभी। बहुत कम लोग री इन्फेक्शन के साथ वापस आए हैं, तो नेचुरली दे विल नॉट बी ऑन प्रायोरिटी एनीवे। और इसमें रजिस्ट्रेशन होगा इन सम फॉर्म्स ऑन सम एप्लीकेशन, फिर डेटा देखा जाएगा। और उसके जैसे हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है कि लिस्ट दीजिए हमको आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जनसंख्या जो जनता में भी जाएंगे तो वो आपके पास है, वोटर लिस्ट है, सब कुछ है, आपका बना हुआ आधार बना हुआ है, वोटर आईडी बना हुआ है। तो इसमें कोई जो वोटिंग की प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है वो बड़ी बृहद प्रक्रिया है वो जी। और उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैस वैक्सीनेशन मान लीजिए हमें 70% पे भी पहुंचना है देश की आबादी का जी, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। नहीं तो आपके हिसाब से जो ये 70% का, डॉक्टर मिश्रा, जो 70% का जो ये वैक्सीनेशन है, ये आपके हिसाब से कब तक पूरा होता हुआ दिख रहा है? अभी तो ये भी नहीं पता है कि फर्स्ट क्वार्टर में 2021 के वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी, ऐसी प्रोमिसेस की जा रही है। तो जो 70% टीकाकरण है वो कब तक पूरा होता हुआ देख रहे हैं आप भारत में? ये 2022 तक जाएगा अगर पेंडेमिक चलता रहेगा। मैंने कहा ना, अगर बीच में पेंडेमिक ही खत्म हो गया तो इसकी जो ये बहस है सब खत्म हो जाएगी। तो फिर तो ये आपकी चॉइस पे है। अभी फ्लू शॉट अवेलेबल है, फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है। आपने मैंने नहीं लगवाई है अभी तक, मुझे नहीं पता। हम 4 लोग बैठे हैं, हम 4 में से किसने लगवाई है वो अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं उसको, पर हमने नहीं लगाई है। फ्लू होता है, हर सर्दियों में हमको होता है फ्लू। तो ये आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। आपने जो एक पॉइंट उठाया है उससे मैं बहुत टेम्प्ट हो रही हूं कि अब मैं डॉक्टर कौशल और डॉक्टर चैटर्जी दोनों से ये सवाल करूं। डॉक्टर कौशल, वैक्सीन एक्टिविज्म भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है पूरे विश्व में। लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन फोबिया की, वैक्सीन हिस्टेरिया की, और अभी डॉक्टर एमसी मिश्रा ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी वैक्सीन लगवाएगा ही। तो ये जो वैक्सीन को लेकर एक डर भी है कि उसमें जीन चेंजेस होंगे और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की जा रही है, ये कहां तक सही है? जिस तरीके का एक्टिविज्म वैक्सीन को लेकर दिख रहा है वो सही है? कहीं ना कहीं आप उसे जस्टिफाई करेंगे बीइंग अ डॉक्टर? डॉक्टर कौशल, मुझे लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होना चाहिए और विद द एडवाइस ऑफ मेडिकल पर्सन होना चाहिए। इसमें एक्टिविज्म करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह साइंटिफिक डिसीजन है। और पैंडेमिक कंट्रोल करना एक मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। इसमें एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स से कोई फायदा नहीं है।
तो जो साइंटिफिक डेटा और रिसर्च से कंक्लूड करें एज लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, उसे फॉलो करना चाहिए, ना कि एक्टिविज्म के चक्कर में कुछ कंफ्यूज होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो एक्टिविज्म है डॉक्टर चैटर्जी, एक्टिविज्म के साथ साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी फ्लोट करती हैं, एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम्स, इंटरनेट के एज में बहुत ज्यादा फेक स्टोरीज भी आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज सुनने में आती हैं कि जब वैक्सीन लगेगा तो वैक्सीन लगने के साथ साथ एक बहुत ही एग्रेसिव सर्वेलेंस शुरू हो जाएगा लोगों का, क्योंकि उस टीका में शायद एक ऐसी चिप होगी या कुछ होगा। इस तरीके की भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, तो लोग उससे भी बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव है वैक्सीन को लेकर। तो वो क्या सही होगा? लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए इस चीज के लिए? देखिए, लोगों को तो हमेशा एक्सपर्ट्स, मीडिया, एवरीबडी, जो एक्सपर्ट्स की बात उनको सुननी चाहिए। जैसे कि जो प्रिवेंशन वाली बात है, लोगों दिल्ली में इतना केसेस क्यों फैला? क्योंकि जो हमारी प्रिवेंशन है वही नहीं किया गया, लोगों ने वो फॉलो ही नहीं किया। फेस्टिविटीज के समय लोगों ने फॉलो ही नहीं किया कुछ भी। तो एक्सपर्ट्स की बात अगर सुनेंगे, एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से सबको गाइड करते हैं। तो ये जो डॉक्टर कौशल कांत ने भी बोला कि जो एक्टिविज्म वाली बात है, इसका रोल इसमें नहीं आना चाहिए एकदम। यू हैव टू लिसन टू द एक्सपर्ट। जब भी हम लोग किसी ब्रांच में हम लोग जाते हैं तो उनके हम हमेशा एक्सपर्ट की, इवन हम लोग जब गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ के एक्सपर्ट की बात सुनते हैं। तो मेडिकल साइंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है, तो इसके में अगर आप उनके एक्सपर्ट्स की बात सुने, जो रिसर्च करते हैं उनकी बात सुने, उसमें ही भलाई लोगों की। क्योंकि जब भी चीजें आती है, जब भी कोई नई चीज को हम लोग लॉन्च करते हैं, एटलीस्ट इन मेडिकल ब्रांच, वी सी टू इट दैट द सेफ्टी एंड द एफिकेसी, इन दोनों की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है और इसको जरूर ध्यान में दिया जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स की बात जरूर सुननी चाहिए एंड एक्टिविज्म को बहुत ही नीचे प्रायोरिटी में रखना चाहिए। जब लेकिन हम सेफ्टी और एफिकेसी की बात करते हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपसे पूछूंगी, आपने शुरुआत में भी टेम्परेचर्स की बात की थी और कोल्ड चेन की जो मेंटेनेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी भारत में कोविशील्ड वैक्सीन है उसको लेकर, कि किसी भी वैक्सीन का सक्सेसफुल होना, इट हैज टू बी एट अ टेम्परेचर बिटवीन 2 डिग्रीज एंड 8 डिग्रीज की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो फाइजर जैसी जो वैक्सीन आ जाइए उसके लिए अल्ट्रा कोल्ड चेन्स चाहिए। तो क्या इस समय भारत इतना इक्विप्ड है कि जो फार्मास्यूटिकल कोल्ड चेन्स हैं वो इस तरीके के मास वैक्सीनेशन को या इस तरीके के जो मास वैक्सीन हम लेकर आएंगे उसको हैंडल करने के लिए इक्विप्ड है इस समय भारत? देखिए, हमारी जो वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो या जाइडस कैडिला वाली हो, हम उसके लिए बिल्कुल हम सक्षम हैं पूरी तौर से। और फाइजर की हमने बातें अभी नहीं कही है कि भारत में वो आएगी, और न वो अभी सब इस अवस्था में है ये कंपनी कि आपको वैक्सीन दे पाएगी। उनके पास 40-50 मिलियन डोजेज हैं जो अभी यूएसए में बांटेंगे, वो यूके में बांटेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई बंधुओं को देंगे, वो भारत को नहीं देने वाले हैं वो अभी। तो इसलिए आप यू रेस्ट अश्योर कि ये फाइजर से हमारा काम नहीं चलना है और हमें इसके लिए कोई विशेष चिंता नहीं करनी है। हमारी जो वैक्सीन है उनके लिए कोल्ड चेन हमारे पास पर्याप्त है और उसका इंतजाम पूरा है, उसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो ये वैक्सीन की हम बात करते हैं, डॉक्टर कौशल आपसे पूछूंगी कि एक वैक्सीन नेशनलिज्म नाम का एक टर्म WHO के हेड मिस्टर टेड्रोस ने यूज किया था, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। अब अगर देखिए जिस तरीके से देश वैक्सीन ला रहे हैं, ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूके की आज फाइजर की वैक्सीन हो, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी कहा है कि उनके देश में टीकाकरण अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। तो एक वैक्सीन लोगों का टीकाकरण करने की इस समय होड़ लगी हुई है, तो क्या ये एक नया वैक्सीन नेशनलिज्म भी नजर आ रहा है डॉक्टर कौशल? बिल्कुल नीलू, इसमें कोई डाउट नहीं है और मुझे लगता है कि एज ए इंडियन मैं भी ये चाहूंगा कि हमारे देश के साइंटिस्ट सबसे पहले वैक्सीन बनाएं और हम सक्सेसफुल हों। तो ये कोई गलत बात नहीं है और इससे एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। सारे वर्ल्ड में सारी कंपटीशन हो रहा है कि कौन पहले वैक्सीन बनाता है, कौन बेहतर वैक्सीन बनाता है। और कोई भी कंपटीशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो हमें लगता है कि उससे रिजल्ट अच्छे ही आते हैं, बशर्ते कि एथिकली चीजों को किया जाए। नहीं, एथिकली किया जाए। और कोविड जैसी चीज पर जब रिसर्च होती है जिसके पहले कोई हमारे पास प्रेसिडेंट में कोई रिसर्च नहीं है, कोई बैकग्राउंड रेफरेंस नहीं है, चेक नहीं है, तो डॉक्टर चैटर्जी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एथिकल रिसर्च इस समय हो रही है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है ग्लोबली, सारे जो बड़े WHO के लीडर्स हैं और बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि रिसर्च को आपस में बांटना चाहिए, देश हर देश को बांटना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। डॉक्टर चैटर्जी, देखिए
इस बार सब चीजों को फास्ट ट्रैक किया गया। देखिए एथिकली तो चीजें हो रही होंगी, इसमें कोई फास्ट ट्रैक के साथ साथ क्या बाईपास भी किया गया है? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या फास्ट ट्रैकिंग के साथ साथ स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज, स्टैंडर्ड्स के साथ बाईपासिंग, क्या ये भी एक आपको नॉर्म नजर आ रहा है या हो सकता है? इफ इट्स अ पॉसिबिलिटी, हाउ विल यू पुट इट? देखिए हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत ही सेफ्टी मेजर्स या जो भी हमारी जो आपने जो बाईपास करने वाली बात करी, कोई मेजर स्टेप्स को कभी नहीं बाईपास किया गया होगा। पर हो सकता है कि जो नंबर्स या टाइम ऑफ एफिकेसी देखने के लिए या टाइम जितना कि जिसमें साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक वैक्सीन ऑलमोस्ट कई बार 10 साल में बनता था जिसकी जगह वो अब 10 महीने में बन गया है। तो ऑब्वियसली कहीं टाइम ड्यूरेशन में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कट शॉर्ट किया ही गया है, बट ये जरूर देखा गया है कि इतने ही ड्यूरेशन में ये कितना एफिकेशियस रहा, कितने साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए। बिकॉज कभी भी मेडिकल साइंस में ऐसी चीज नहीं लॉन्च हुई जो कि रियली हार्मफुल है टू द पेशेंट और विच इज नॉट एफिकेशियस एट ऑल, ये नहीं लॉन्च होती है। बट हाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कट शॉर्ट किया गया होगा, जो कहीं कट कॉर्नर्स हुए होंगे, बट स्टिल आई एम श्योर दैट इसमें एफिकेसी और सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं किया गया होगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकली इसलिए पूछ रही थी डॉक्टर चैटर्जी से क्योंकि हाल में अभी हमने कंट्रोवर्सी देखी किस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है एक ऐसे वॉलंटियर के खिलाफ जिसने कहा कि जब उसको वैक्सीन दी गई तो उसके 10 दिन बाद उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया और उसके बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर उसमें नजर आया। तो ये सब तरीके के जो एलिगेशंस लगते हैं और जिस तरीके से ये मानहानि का दावा सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, तो लोगों के मन में एक एंग्शियसनेस आ गई, एक एंजाइटी है लोगों के मन में कि क्या होगा ऐसे में। नहीं, ये बिल्कुल सीरम इंस्टीट्यूट ने ठीक किया है क्योंकि ट्रायल में किसी ने पार्टिसिपेट किया और कोई भी समस्या को अगर आप उस ट्रायल से जोड़ते हैं तो इसकी डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगता है। आप पूछ रहे हैं और 100 लोग और पूछ रहे हैं इस बात को। और सीरम इंस्टीट्यूट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सन 1965-66 से, जब से वो वैक्सीन के बिजनेस में है और दुनिया का 70% वैक्सीन एक्सपोर्ट भारत से होता है एग्जिस्टिंग वैक्सीन के लिए जी। तो आप समझ सकते हैं उनकी रेपुटेशन जब रिस्क होती है तो वो इसको लाइटली नहीं ले सकते, इस तरह के एलिगेशन को जिसमें वैक्सीन ट्रायल का कोई रोल ना हो रहा हो और वो आदमी पैसे के लिए इस तरह की बात करे। तो इसको सीरियसली लिया है इन्होंने, ठीक ही लिया है क्योंकि ये उनकी रेपुटेशन का सवाल आ जाता है। नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रेपुटेशन तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि उनकी रेपुटेशन का सवाल है और उन्होंने ये ठीक किया है, लेकिन डॉक्टर कौशल क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस वॉलंटियर को ये प्रॉब्लम हुई है ये वाकई में उस वैक्सीन से वो प्रॉब्लम हुई हो उसको और अब वो उसको जिस तरह से रीड कर रहा है और ये चीजें बाहर ना आए तो इस वजह से सीरम इंस्टीट्यूट उसको दबाना चाह रहा है। तो एक तो एथिकल अगर आप उसको देखिए तो एक ये भी नजरिया उस चीज को देखने का। नीलू देखिए, जब भी हम कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उसमें कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है। आप मेडिसिन को भूल जाइए, आज दिल्ली में रहने वाली हवा में पोल्यूशन में कैंसर है तो क्या हम दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे? तो हमें ये देखना होता है ग्रॉसली एंड ब्रॉडली कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उसके इफेक्ट के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि साइड इफेक्ट के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं। आज की डेट में जब पूरे ग्लोब में ये पैंडेमिक फैला हुआ है और उसमें अगर मान लीजिए वैक्सीन से 0.0001% साइड इफेक्ट आता भी है तो क्या हमें उस 0.001% साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन को नहीं लॉन्च करना चाहिए? ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। ये एक सच्ची बात यह है कि हमें साइड इफेक्ट जो एक्सेप्टेबल होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए मेडिसिन को या किसी भी चीज को लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि हम अपने घर से निकलते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर दें? नहीं, वो आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सीरम इंस्टीट्यूट ने इस बात को क्लियर भी किया है कि जो एथिक्स कमेटी है जो श्रीराम रिसर्च सेंटर की, अब वो इसमें देखेगी, जांच पड़ताल करेगी इस पूरे मामले की कि क्या है पूरा मामला, लेकिन वो अपने ट्रायल्स को नहीं रोकेंगे। डॉक्टर चैटर्जी, आपसे चलते चलते एक लास्ट थॉट आपका लूंगी कि
क्या उम्मीद अब लग रही है वैक्सीन से डर, वैक्सीन का फोबिया, वैक्सीन का हिस्टेरिया, वैक्सीन की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो भारत की चुनौतियां हैं, उन सब के बावजूद आपको क्या लगता है कि कोरोना कब तक खत्म होगा और क्या वैक्सीन ही कोरोना का इलाज है? डॉक्टर मिश्रा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी तो यही नहीं पता कि हम लोगों को लग रहा है कि हो भी सकता है कि ये पैंडेमिक शायद थोड़े महीनों में खत्म ही हो जाए एंड इट वुड हैव इट्स नेचुरल एंड, बट ऑब्वियसली ये बहुत फार फेस्ट थिंकिंग है. आई होप दैट इट हैपेंस दिस वे, बट प्रोफेसर मिश्रा की इस बात से मैं बहुत सहमत हूं कि यू नेवर नो कि ये पैंडेमिक कितने दिन चलेगा. हो सकता है कि पैंडेमिक थोड़े महीनों में कम हो जाए, बट हाँ, जब भी ऐसे पैंडेमिक या जैसे इन्फेक्शन होता है तो वैक्सीन ऑलवेज प्लेज अ रोल. वैक्सीन अगर ये चलता रहता है तो वैक्सीन का डेफिनेट रोल होता है. इंडिया हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन द पास्ट टू कट ऑफ सेवरल डिजीजेस. स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो के लिए जिस तरीके से इंडिया सक्सेसफुल रहा है, तो हम लोग भी बहुत आशा करते हैं कि इस वाली बीमारी को भी एटलीस्ट इंडिया में विद वैक्सीनेशन अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे. देयर इज डेफिनेटली होप, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जरूर दिख रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग भी सक्सेसफुल होंगे और इंडिया वुड बी डेफिनेटली सक्सेसफुल. चलिए, आपकी इस बात से थोड़ा सा पॉजिटिविटी लग रही है कि चलिए वैक्सीन आएगा, वैक्सीन का इंतजार रहेगा, लेकिन जिस तरीके की सक्सेस स्टोरीज इंडिया ने स्क्रिप्ट की है, भले वो स्मॉल पॉक्स हो चाहे पोलियो हो, तो वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसी की पच्चीनों पे शायद कोरोना की वैक्सीन भी चलेगी. तो सभी को इस बात का इंतजार रहेगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आएगा. लेकिन जिस बात को हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट कह रहा है कि टीकाकरण के बाद भी आपको मास्क पहनना बंद नहीं करना होगा. दैट इज समथिंग विच यू रियली हैव टू फॉलो. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच. एंड डॉक्टर चैटर्जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े. तो आप बने रहिएगा JK 24/7 पर, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.